का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 4 के वार में सबसे पहले बात होगी बदनामी की इंटरनेशनल साजिश की। अमेरिकन अरबपति जॉर्ज सोरोस पर बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए हैं। बीजेपी का दावा यह है कि पीएम मोदी इस वक्त जॉर्ज सोरोस को टारगेट नंबर 1 पर ही लगातार बने हुए हैं। अगली खबर आपको बताएंगे मेरे सहयोगी महिमा सिंह कंवर। जी बिल्कुल, और 4 के वार में अब बात होगी उसके बाद हरियाणा के भिवानी से, जहां पर भिवानी में मिले 2 नरकंकालों और उससे जुड़े हुए बवाल की जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इस पूरी वारदात का सच। अगली बड़ी खबर लेकिन आपको बताएंगी मेरी सहयोगी अमृता। नमस्कार, 4 के वार में मैं हूं अमृता गर्ग आपके साथ और आपको बताऊंगी हिंदू राष्ट्र को लेकर देश में मचे सियासी तकरार की हर अपडेट, जिसमें एक के बाद एक नए किरदारों की अब एंट्री होती जा रही है। हर खबर आपको बताएंगे, हर किरदार से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे अगली खबर के लिए मेरी सहयोगी सुरभि तिवारी। तो 4 के वार में मैं सुरभि तिवारी आपको आखिरी खबर बताऊंगी जो कि जुड़ी हुई है रामचरितमानस से। रामचरितमानस पर छिड़ी जंग की बात करेंगे, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी में जबरदस्त कलह मची हुई है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। जॉर्ज सोरोस, जी हां, ये वो नाम है जो आज देश की सियासत में बहुत ज्यादा गंभीर आरोपों के साथ लगातार उठ रहा है। अमेरिकन अरबपति हैं जॉर्ज सोरोस, जिन पर बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगा दी। हिंदुस्तान की मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची गई, उसके पीछे कौन है, इसका खुलासा आज खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। स्मृति ईरानी ने इस दौरान जॉर्ज सोरोस नाम के अमेरिकन अरबपति कारोबारी पर सवाल खड़े किए और कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जॉर्ज सोरोस का टारगेट नंबर 1 है। नरेंद्र मोदी जी का बार बार और हिंदुस्तानियों का बार बार ये कथन रहा है कि हमारी सरकार हमारे हितों का संरक्षण करेगी, हमारी सरकार हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और हम ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करने वाले देशवासी हैं। स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने एक के बाद एक जॉर्ज सोरोस पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सोरोस भारत के एक लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ये नापाक मकसद कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। तो वहीं अब आपको जॉर्ज सोरोस के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, जिनका नाम फिलहाल भारत की सियासत में सुर्खियां बन गया है। हंगरी मूल के निवेशक और समाज सेवी हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। न्यूयॉर्क में है सोसाइटी का हेडक्वार्टर। 60 से ज्यादा देशों में ये सक्रिय हैं। नास्तिक और दार्शनिक कहलाना पसंद करते हैं। मां की आत्महत्या में मदद की पेशकश की थी। सोरोस 8 अरब डॉलर संपत्ति के मालिक हैं। अमेरिकी पार्टी डेमोक्रेट्स के बड़े दानदाता भी है। बीजेपी ने जिस तरह के आरोप अमेरिकन अरबपति जॉर्ज सोरोस पर लगाए हैं, उससे एक बात शीशे की तरह साफ है कि मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रची जा रही है। बीबीसी कंट्रोवर्सी जैसे मामलों के तार भी इस मामले में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत के खिलाफ जॉर्ज सोरोस का प्रोपेगेंडा। WEF में जॉर्ज सोरोस ने भारत विरोधी एजेंडा चलाया। सोरोस ने राष्ट्रवाद को समाज का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। सोरोस ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ता हुआ बताया। 2020 में मोदी सरकार को भारत के लिए खतरा बताया। अपने भाषणों से भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में भारत सरकार विरोधी भूमिका निभाई, जिसके बाद अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और कैसे भारत विरोधी ताकतें कुछ लगी हैं। अमित मिश्रा हमारे साथ लगातार बने न्यूज रूम से कंसल्टिंग एडिटर हमारे। अमित जी, सवाल ये है कि एक तरफ भारत इतनी बड़ी डील करता है, 270 विमान खरीदता है, अमेरिका फ्रांस जैसे देशों के साथ में इतनी बड़ी डील के तहत वहां रोजगार के अवसर पैदा करने की ताकत रखता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ताकतें हैं जो हमारा नाम खराब करना चाहते हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए जॉर्ज सोरोस जिस तरह के आदमी हैं और जो उनका परिप्रेक्ष्य रहा है उसमें ये बहुत लाजमी है। वो विवादास्पद बयान देते हैं, विवादों से घिरे रहते हैं और यही नहीं, कई मुल्क की जो
सरकारें हैं उसमें उनको बनाने में, उनको बिगाड़ने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जॉर्ज सोरोस की जो मानसिकता है वो लेफ्ट ओरिएंटेड मानसिकता मानी जाती है, यानी लेफ्ट के जितने ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं उनको उनकी संस्था फंडिंग करती है। तीसरी उससे भी महत्वपूर्ण बात, जो जॉर्ज सोरोस हैं वो ऐसे एनजीओ को प्रबल भूमिका में रखना चाहते हैं और उनकी आर्थिक मदद करते हैं जो किसी देश की खुफिया जानकारी को निकालकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साथ शेयर करती है। तो कुल मिलाकर जॉर्ज सोरोस की जो भूमिका रही है वो अपने आप में ये कहानी बदस्तूर बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह वो किसी एक ऐसे ढांचे पर, एक लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल खड़े करते हैं। सवाल उससे बड़ा है पूजा, क्या जॉर्ज सोरोस के बयान को भारतीय लोकतंत्र में इतनी संजीदगी से लेना चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत का लोकतंत्र कितने जॉर्ज सोरोस से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा बड़ा है। यहाँ की जनता एक सरकार चुनती है और उस सरकार के ऊपर मैंडेट जनता को हर 5 साल में देना होता है। जॉर्ज सोरोस ने जो आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए हैं वो भारतीय लोकतंत्र के विषय में सबसे ज़्यादा ऐसी टिप्पणी है जिस पर भारतीय लोकतंत्र को खुद खड़ा होना पड़ेगा और भारतीय जनमानस को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा कि राजनीति इस पर प्रबल है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस भी इस पर राजनीति के बाने बुन रही है और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस का जो भी बयान हो वो यहाँ लागू नहीं होता, यहाँ भारतीय जनमानस बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने अमित जी ये कही है कि कितने जॉर्ज सोरोस है और उनके बयानों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए क्योंकि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे मेघालय से। आपको बता दें मेघालय के डालू में अमित शाह की जनसभा। मेघालय में बीजेपी की सरकार बनेगी, अमित शाह की तरफ से कहा गया। बीजेपी मेघालय का विकास करेगी। अमित शाह की तरफ से कहा गया कि मेघालय में 50 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है, केंद्र की योजनाओं का फायदा अब यहां पर मिलेगा। हम सभी सीट पर उतार रहे हैं अपने उम्मीदवार और जीत एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की होने वाली है। तो मेघालय में 50 साल से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और अब इस पर रोक लगेगी। केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा राज्य के लोगों को मिलेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। मोदी जी की भेजी हुई सुविधाएं आप तक पहुंचती नहीं है। एक बार सरकार बदल दो, सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मित्रों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सुविधा आपको? जोर से बोलिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, ये सामने देख रहे हो हाई टेंशन HT लाइन है, इसमें से बिजली जाती है। ये बिजली सीधी आपके घर में आएगी क्या? आ सकती है घर में सीधी? बीच में ट्रांसफॉर्मर और घर में मीटर चाहिए ना? चाहिए या नहीं चाहिए? तो मोदी जी की सरकार ये HT लाइन जैसी है, सारी सुविधाएं की बिजली इसके अंदर से जाती है, सब सुविधाएं, मगर बीच में जो ट्रांसफॉर्मर है ना वो जल गया है, बिगड़ गया है। वो ट्रांसफॉर्मर संगमा का है, मेघालय सरकार का है। अब ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो उसको क्या करते हैं? बदलना पड़ता है ना? जरा जोर से बोले, बदलना पड़ता है ना? तो आप भी ये जले हुए ट्रांसफॉर्मर जैसी मेघालय सरकार को बदल दीजिए और नया ट्रांसफॉर्मर कमल फूल का लगा दीजिए, तब जाकर सारी सुविधाएं जो मोदी जी भेजते हैं वो आप तक आएगी। तो मेघालय में जीत की हुंकार भरी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अगली खबर का रुख करेंगे हरियाणा से। आपको बता दें हरियाणा के भिवानी में जली हुई बोलेरो जीप में 2 नरकंकाल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। भिवानी और राजस्थान के भरतपुर दोनों जिलों की पुलिस जांच में जुटी हुई है। दोनों के कंकाल से सैंपल लिए गए हैं, DNA जांच करवाई जा रही है। हरियाणा के भिवानी में जलती बोलेरो में 2 कंकाल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान नासिर और जुनैद के तौर पर हुई है। ये दोनों वारदात की जगह से 200 किलोमीटर दूर मौजूद भरतपुर के रहने वाले हैं। आशंका है कि पूरा मामला गौ तस्करी से जुड़ा है। मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों का भरतपुर से अपहरण किया और फिर हत्या कर दी। भिवानी और राजस्थान के भरतपुर दोनों जिलों की पुलिस जांच में जुटी है। दोनों के कंकाल से सैंपल लिए गए हैं।
डीएनए जांच कराई जा रही है। दरअसल भरतपुर के घाटमी गांव के रहने वाले खालिद ने गोपालगढ़ में 2 लोगों के अगवा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस की सीआईए टीम ने जुनैद नासिर की बोलेरो को टक्कर मारकर पकड़ा था। इसके बाद अधमरी हालत में उन्हें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सौंप दिया। बजरंग दल के सदस्यों ने गौ तस्करी के शक में दोनों को बोलेरो समेत जिंदा जला दिया। घटना के वक्त फिरोजपुर झिरका की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम मौजूद थी। दोनों को पहले बुरी तरह पीटा गया। इसके बाद ये लोग जुनैद और नासिर को पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन थाने वालों ने हालत देखकर हिरासत में लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद बोलेरो समेत जिंदा जलने की खबर आई। वहीं आरोपी मोनू मानेसर से भारत 24 संवाददाता सुरभि तिवारी ने वीडियो कॉल पर बातचीत की। आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार मोनू मानेसर ने क्या कुछ कहा है। मैं इस आरोप पर बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं। ये इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमारे संगठन का कोई लेना देना है। जो भी इसमें है वो पुलिस जांच करे और उनको पकड़े जब सच्चाई सामने आएगी कि इसमें कौन हो सकता है। हमारा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हम गो तस्करी रोकते हैं। मेवात क्षेत्र में सबसे ज्यादा गो तस्करी रोकते हैं, इसलिए हमारा नाम इस एफआईआर में दिया गया है कि ये मतलब हरासमेंट हो और ये अपने घर बैठ जाए तो गो तस्करी और ज्यादा हो जाएगी। उधर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को लेकर गहलोत सरकार पर हमला किया है। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा है कि 2 दिन पहले जुनैद और नासिर को राजस्थान के घाटमी से अगवा कर लिया गया था। उनकी जलाई हुई लाशें मिली हैं। अशोक गहलोत की पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की और अभी तक मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया। मुजरिम जाने माने गौरक्षक हैं। जुनैद नासिर के परिवारों के साथ इंसाफ होना चाहिए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हरियाणा में भरतपुर के घाटमी का निवासी 2 लोगों की हत्या निंदनीय है। राजस्थान और हरियाणा पुलिस समन्वय बनाकर कार्रवाई कर रही है। वहीं सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। मंत्री जाहिदा खान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मुआवजे का ऐलान किया। नासिर और जुनैद पहले से इलाके के नामी गौ तस्कर थे। इनकी मौत की गुत्थी 2 राज्यों से जुड़ी है जहां विरोधी सरकारें हैं। इस हत्याकांड ने हिंदू मुस्लिम रंग भी ले लिया है। अब यह मसला सुलझने के बजाय राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे यही समझना चाहूंगी कि इस पूरे मामले को देखें तो पहले गौरक्षा से यह मामला जुड़ता हुआ नजर आ रहा था। अब 2 नरकंकाल मिलते हैं, 2 लोगों को जला दिया जाता है। वो तमाम खबरें अब जो सामने आने लगी हैं, ये फिर से एक बार जो सौहार्द है उसकी स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करेंगी। अमनो अमान की स्थिति यहाँ पर बिगड़ेगी और राजनीतिक तूल भी ये मसला पकड़ रहा है। यानी हर तरीके से इस मसले को और ज्यादा तूल दिया जा रहा है और आने वाले समय में फिलहाल बहुत जल्दी ये मसला शांत होता नजर नहीं आ रहा। देखिए, राजस्थान में आगामी दिसंबर में चुनाव होने वाले, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मामले को राजनीतिक तूल देने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है। लेकिन सुबह जो एक वार्ता हुई थी, पंचायत हुई थी, इसी जगह पे पंचायत हुई थी और जो यहाँ की विधायक हैं और राजस्थान सरकार में मंत्री हैं जाहिदा खान, उन्होंने इस बात को लेकर जो यहाँ के पंच पटेल हैं, मेव समुदाय के लोग हैं, उनके साथ चर्चा की थी और एक सहमति बनी थी कि 21 सदस्यीय जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करेगा और 20.5 लाख रुपए के दोनों परिवारों को दिए जाएंगे, जिसमें 5 लाख रुपए की जो राशि थी उसमें जो स्थानीय विधायक थी जाहिदा खान, उनके द्वारा दी जा रही थी। तो ऐसे में उसके बाद ये पंचायत को खत्म कर दिया गया था और ये मुकर्रर किया गया था कि 5 बजे के करीब जो सब हैं उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन उसके बाद स्थिति कुछ अलग दिखाई दी। यहाँ कुछ लोग थे, परिजन थे, स्थानीय लोगों ने चीज को लेकर विरोध भी किया। विरोध करने के बाद ये बताया जा रहा है कि जो अब स्थिति है। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लौटूंगी आपके पास। बहरहाल बात हिंदू राष्ट्र की करेंगे, जिस पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, क्या हिंदू राष्ट्र बनाना संभव है? भारत में सभी धर्म के लोग हैं और जो ऐसा चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने तो वो देश की बर्बादी चाहते हैं। यहाँ पर हर धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। ये बयान नीतीश कुमार का, क्योंकि हिंदू राष्ट्र को लेकर अमूमन ये तमाम चर्चाएं चलती रहती हैं। एक बार फिर से चर्चा चल रही है और देश में ये चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में नीतीश कुमार का ये बयान कि ये असंभव है। ओ है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में। कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके
किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है जो भी देश है किस तरह से उन्होंने सबको बताया